है बायोमोलिक्यूल्स। तो हम जो है आज बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा न्यू टॉपिक है और इस टॉपिक के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना के समय से आप लोगों की क्लासेस जो है बाधित हो चुकी हैं। तो इन क्लासेस को सुचारू रूप से करने के लिए जो है हम लोग ऑनलाइन के सहारे से आपको जो है क्लासेस दे रहे हैं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और इस क्लास का जो है जितना भी आप उपयोग कर सकते हैं, जितना आपने लाभ में इसको ले सकते हैं उतना लाभ में लेने का प्रयास करिए, ठीक है। और जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है तब तक आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही जुड़िए, ठीक है। चलिए हम बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में तो आप लोग जो है इलेक्ट्रॉन का नाम सुने होंगे, प्रोटॉन का नाम सुने होंगे और इसके अलावा न्यूट्रॉन का नाम सुने होंगे। ये तीनों माइक्रो पार्टिकल्स मिल करके एटम का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको आप लोग परमाणु बोलते हैं। और ये परमाणु जो है कई परमाणु आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, जिसको आप लोग अणु बोलते हैं। फिर ये मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके कंपाउंड बनाते हैं, जिनको आप यौगिक बोलते हैं। और यही कंपाउंड जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं एक, और एक आपके इनऑर्गेनिक होते हैं। ये कंपाउंड दो तरीके के होंगे, ऑर्गेनिक होंगे और इनऑर्गेनिक होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी की एक जो कैटेगरी होती है वो कैटेगरी होती है बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स। अब बायोमॉलिक्यूल्स का अगर हम लिटरली मीनिंग पता करें तो बायो का मतलब होता है लाइफ और मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है अणु, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स या अणु जो लाइफ के जो बनाने में क्या कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो या लाइफ के लिए जो है सुटेबल होते हैं, जो लाइफ को फॉर्म करते हैं। फिर अब हम बात करते हैं इन बायोमॉलिक्यूल्स में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स को हम रखते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स को फर्दर जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक है बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स, बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड नेक्स्ट है आपका बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो दो तरह के मॉलिक्यूल आपके बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। एक बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरा आपका होता है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इनका जो डिवीज़न हुआ है, इनका जो विभाजन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू साइज। ये जो विभाजन हुआ है ये अकॉर्डिंग टू साइज, कि इनकी साइज कितनी है उसी के अकॉर्डिंग इनका डिवीज़न हुआ है। अब बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स, बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स कैसे हम पता करते हैं। अच्छा, इनकी बात जो करें, बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो इनका जो एटॉमिक वेट होता है 1000 डाल्टन से कम होता है और इनका जो एटॉमिक वेट होता है वो मोर देन 1000 डाल्टन। ये डीए जो है ये डाल्टन है। तो इनका जो है जो एटॉमिक वेट होगा 1000 डाल्टन से कम होगा बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स का, जबकि बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स का जो एटॉमिक वेट होगा 1000 डाल्टन से अधिक होता है। अब फिर बात करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स को कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो आपके लिए एक सिंपल सा मेथड है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी एनालिसिस कैसे करते हैं, एनालिसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, एनालिसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स की एनालिसिस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, हमें कुछ अपरेटस चाहिए होते हैं, जिससे सबसे पहले एक टिश्यू चाहिए होता है। अगर हम टिश्यू में प्लांट टिश्यू लेते हैं तो यहाँ पे हम वेजिटेबल ठीक ले सकते हैं, या फिर आप एनिमल टिश्यू में लेना चाहते हैं तो आप लीवर ले लीजिए, यानी कोई टिश्यू ले लीजिए। और इसके अलावा दूसरा जो आपको चाहिए, दूसरा अपरेटस चाहिए, वो चाहिए होता है आपको एक ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये एक कंपाउंड चाहिए होता है। इसके अलावा आपको एक थर्ड जो है
सिस्टम और चाहिए होता है जिसको आप लोग जो है घर पे बोलते हैं ग्राइंडर। एक ग्राइंडर चाहिए होता है और एक कॉटन चाहिए होता है। ये इतनी चीज़ें चाहिए होती हैं। अब करते हम क्या हैं इस प्रोसेस में, हम क्या करते हैं टिश्यू को लेते हैं, चाहे वो वेजिटेबल पील्स हो या लिवर हो, इसको क्या करते हैं ग्राइंड कर देते हैं। ठीक, ग्राइंड करने के साथ साथ इसमें एक चीज़ और मिक्स करते हैं। वो क्या मिक्स करते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड भी इसमें मिक्स कर देते हैं। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ टिश्यू को मिक्स कर दिए और मिक्स करने के बाद हमको एक स्लरी मिलता है। स्लरी आप इसको समझ सकते हैं चटनी जैसा जो है सब्सटेंस हमको मिलता है। अब इस स्लरी को हम क्या करते हैं फिल्टर कर देते हैं, फिल्टर बाय कॉटन। ठीक है, इसको कॉटन से हम क्या करेंगे फिल्टर कर देंगे। तो फिल्टर करने के बाद हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो मिलता है फिल्ट्रेट और एक होता है एसिड सॉल्युबल पूल। एक वो हुआ जैसे कि सपोज करिए कि ये जो है आपका कॉटन है और कॉटन में आप जो है जब क्या करेंगे मिक्सचर को डालेंगे तो कुछ मटेरियल तो आपको ऊपर की तरफ दिखाई पड़ जाएंगे और जो कुछ फाइन मटेरियल होंगे, जो छोटे मटेरियल होंगे वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो ये जो ऊपर वाला है दिस इज़ द फिल्ट्रेट एंड दिस इज़ द एसिड सॉल्युबल पूल। तो दो तरीके के हमको कंपोनेंट मिले यहाँ पे, एक फिल्ट्रेट मिल गया, दूसरा एसिड सॉल्युबल पूल मिल गया। फिल्ट्रेट जो है कॉटन की जो झिल्ली होती है उसके ऊपर होगा, एसिड सॉल्युबल पूल नीचे की तरफ होगा। अब जो है हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। एसिड सॉल्युबल पूल के बारे में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। एसिड सॉल्युबल पूल में जो हमको कंपाउंड्स मिलते हैं इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 1000 डाल्टन से कम होता है और इनको जो है कहा जाता है these molecules are called bio माइक्रोमोलिक्यूल। इन्हें ही बायो माइक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो इसमें मोनोसैकेराइड होती हैं आपकी, मोनोसैकेराइड्स, या फिर आप यहाँ कह सकते हैं कि ROR सिंपल शुगर, यानी कि जैसे कि आप लोग ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर जो माल्टोज बनता है उसको कह सकते हैं, या फ्रक्टोज और ग्लूकोज के मिलने से जो है सुक्रोज बनता है उसको कह सकते हैं, लैक्टोज कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। इसके अलावा क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड के अलावा क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड होते हैं, न्यूक्लियोसाइड होते हैं, प्लस न्यूक्लियोटाइड भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अमीनो एसिड पाए जाते हैं, और एक चीज़ और होता है आप कह सकते हैं डाईपेप्टाइड भी कह सकते हैं, कि इसमें डाईपेप्टाइड चेन भी पाई जा सकती है, या शॉर्ट कह सकते हैं शॉर्ट अमीनो एसिड चेन पाई जाती है। ये इतनी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो एसिड सॉल्युबल पूल जो होता है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसमें जो एसिड सॉल्युबल पूल यानी कि हमने जो फिल्ट्रेट हमको मिला हुआ है
सॉल्युबल पूल का, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 1000 डाल्टन से कम होता है। और जिस भी मॉलिक्यूल्स का बायोमॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होगा उसको हम कैटेगराइज करेंगे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, यानी उसको हम बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में कैटेगराइज करते हैं। और माइक्रो मॉलिक्यूल्स में जो कंपाउंड्स आते हैं उसमें मोनोसेक्राइड्स हो गए या फिर सिंपल शुगर्स जिनमें डाइसेक्राइड्स वगैरह आती हैं, ये हो सकते हैं। बट हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि इनका मॉलिक्यूलर वेट कभी भी 1000 डाल्टन से अधिक नहीं हो सकता है। इसके अलावा न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं और न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं इसके बारे में अभी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा अमीनो एसिड होती हैं। अमीनो एसिड जो है प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक्स यूनिट्स होती हैं। बाकी बात कर सकते हैं कि और क्या हो सकता है, तो वो डाइपेप्टाइड्स हो सकते हैं या 60 अमीनो एसिड्स की चेन हो सकती है। बट फिर यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वो चेन का मॉलिक्यूलर वेट कभी 1000 डाल्टन से अधिक नहीं होगा। तो ये इतनी चीज़ें जो है एसिड सॉल्युबल पूल में आती हैं। एक बार हम फिर से सारी चीज़ों को समराइज करते हैं। हमारा टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में हम थोड़ा सा अगर प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करें तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपस में मिलकर एटम का फॉर्मेशन करते हैं। ये एटम्स मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर के कंपाउंड फॉर्म करते हैं। कंपाउंड 2 टाइप्स के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बायोमॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब सारे तो नहीं करते हैं लेकिन कुछ करते हैं, और उन्हीं जो करते हैं ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन करते हैं उन्हीं के बारे में हम क्या यहाँ पे चर्चा करेंगे। बायोमॉलिक्यूल्स में बायो का मतलब होता है लाइफ और मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लाइफ के फॉर्मेशन में क्या कर रहे हों, हेल्प कर रहे हों। जो लाइफ यानी सेल, हम कहते हैं ना कि सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल यूनिट लाइफ की यूनिट है। तो उस यूनिट के फॉर्मेशन में जो इनका जो रोल होता है, ठीक है, उसके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। क्या अच्छा एक प्रश्न और आपके दिमाग में उठ सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या सर जो है ऑर्गेनिक ही हमारे बॉडी को फॉर्मेशन करते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नहीं करते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हमारे बॉडी का फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और वो भी जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनिक ही जो है बॉडी में जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट होते हैं, नहीं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि मैक्सिमम कौन प्रेजेंट होता है, तो मैक्सिमम नंबर में जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉल्ट के रूप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो उनका अमाउंट जो होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो फिलहाल लेकिन ये आप जानते रहिए कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों से मिलकर हमारी बॉडी का जो है फॉर्मेशन होता है, या किसी भी टिश्यू या किसी भी सेल का फॉर्मेशन होता है। अब बायोमॉलिक्यूल्स को हमने यहाँ पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। वो कैटेगरी थी अकॉर्डिंग टू देयर साइज, उनके साइज के अकॉर्डिंग उन्हें जो है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में कैटेगराइज करना। एक था बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स, दूसरा था बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स, माइक्रो शब्द जुड़ा हुआ है, यानी माइक्रो वर्ड्स का मीनिंग ये होता है कि स्मॉल, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो साइज में स्मॉल हों। अब कितने स्मॉल हो सकते हैं, तो भाई कितने स्मॉल हो सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा कि 1000 डाल्टन से इनका मॉलिक्यूलर वेट कम ही होता है। कभी भी ये 1000 डाल्टन से इनका मॉलिक्यूलर वेट एक्सीड नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो यानी इनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 के आसपास होगा, ठीक है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इसमें किसको हम जो है पार्ट्स किसको कह सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं कि भाई ये इसके पार्ट्स हैं। तो इसमें जो है मोनोसेक्राइड्स हो गई आपकी, डाइसेक्राइड्स हो गए, इसके अलावा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, 60 पेप्टाइड चेन्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से अधिक ना हो, वो आते हैं। और उसके बाद जो दूसरा जो हमारा जो कैटेगरी होती है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, तो मैक्रो मीन्स होता है लार्ज, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी साइज़ क्या होती है, लार्ज होती है, उनको बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हम उनको कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे कैटेगराइज करते हैं, तो पहले तो कैटेगरी उनको डिवाइड करने के पीछे का जो रीज़न होता है उनका मॉलिक्यूलर वेट होता है। दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो काफ़ी ही ज़्यादा होता है और इस वजह से उन्हें बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में रखा जाता है। और जो उनकी मिनिमम जो लिमिट है 1000 डाल्टन से वो बड़े ही होते हैं,
छोटे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अगर आपसे कोई एग्जाम्पल की बात करें तो आप सीधे बोलिए कि डीएनए की शॉर्ट लॉन्ग चेन, या कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की चेन। फिर उसके अलावा आपसे कोई पूछे तो आप बोलिए कि ऑल टाइप्स ऑफ प्रोटीन, नियरली जितने भी प्रोटीन्स होती हैं वो जो है बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स के जो है कैटेगरी में खुद को मेंटेन करती हैं। इसके अलावा और क्या है आपके पास, आप बोलिए कि जो है डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, आपका प्रोटीन हो गया, इसके अलावा सेलुलोज, काइटिन, ये सारे जो आपके पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ये भी इसी कैटेगरीज में आते हैं। तो बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स जो है साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने कहा कि एनालिसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, चूँकि ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो इस पे हमें डिस्कस करना है। एनालिसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स को कैसे एनालिसिस करते हैं, तो इसको एनालिसिस करने के लिए हमें सबसे पहले हमारे पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। बेसिक जो है हमारी नीड्स जो होती है इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, वो हमें चाहिए होता है एक टिश्यू में अगर प्लांट टिश्यू है तो आप वेजिटेबल्स पील्स ले सकते हैं, या फिर आप जो है वेजिटेबल्स ले सकते हैं या लीव्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर एनिमल टिश्यू की बात की जाए तो आप लीवर ले सकते हैं या कोई भी एनिमल टिश्यू ले सकते हैं। यहाँ पे लीवर को आइडियल जो है माना जाता है। अब इसके बाद ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ये एक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इस कंपाउंड को भी हमें चाहिए होता है। ये कंपाउंड यहाँ पर एक जो है, जैसे आप लोग कभी घर पे चटनी वगैरह बनाते हैं, सॉस वगैरह बनाते हैं तो उसमें पानी मिक्स करते हैं, तो उसी तरीके से ये जो है पानी की तरह ही यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड की हमें रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा एक ग्राइंडर होना चाहिए और एक कॉटन का जो है क्लॉथ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब करना क्या है, टिश्यू को लिया, टिश्यू को ग्राइंड करना है, लेकिन ग्राइंड किस में करना है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में ग्राइंड करना है। इसके बाद हमको एक स्लरी, या हम कह सकते हैं हमको एक मिक्सचर मिल जाएगा गाढ़ा सा। उस मिक्सचर को हम क्या करेंगे, फ़िल्टर कर लेंगे कॉटन से, और कॉटन से जब फिल्टर करते हैं तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक चीज़ें वो होती हैं, एक मॉलिक्यूल्स वो होंगे जो कॉटन से छन जाएंगे या फिल्टर हो जाएंगे, और एक मॉलिक्यूल्स वो होंगे जो कॉटन के ऊपर ही रह जाएंगे। तो जो ऊपर रह जाएंगे उनको फिल्ट्रेट बोल दिया, जो नीचे आ गए उनको एसिड सॉल्युबल पूल बोल दिया। तो यहाँ पे तो आप बेसिक सा अपना सेंस लगा सकते हैं कि भाई जो चीज़ छन के नीचे आ रही है वो ऑब्वियस सी बात है छोटी होगी, और जो चीज़ नहीं छन के ऊपर रह जा रही है वो ऑब्वियस सी बात है बड़ी होगी। तो जो ऊपर छना हुआ वो फिल्ट्रेट, और जो नीचे छन गया वो एसिड सॉल्युबल पूल, यानी एसिड का जो आपने एसिड लिया था ना ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, उसमें सॉल्युबल हो गया, तो सॉल्युबल होकर वो आपके जो है जो आपका कंटेनर है उसमें नीचे आ जाता है। एसिड सॉल्युबल पूल के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सब बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, और फिल्ट्रेट के जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं सब बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन को आप याद रखिएगा, वो एक्सेप्शन है लिपिड। एक्सेप्शन क्या है आपका, लिपिड है। लिपिड क्या एक्सेप्शन, लिपिड के विषय में क्या है कि भाई लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है, लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट हमेशा जो है 800 डाल्टन के आसपास रहता है। यानी इनका जो मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन होता है, बट ये तब भी जो है बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स का पार्ट नहीं होते हैं। ये हमेशा आपको मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, फिल्ट्रेट में मिलेंगे। तो आपने कहा कि भाई फिल्ट्रेट में तो लार्ज मॉलिक्यूल मिलते हैं और उनका जो साइज होना ज़्यादा होना चाहिए, बट यहाँ पे हम कह रहे हैं कि लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट तो 800 डाल्टन है। तो ये डिफरेंस कैसे आ रहा है, इस डिफरेंस के पीछे का जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि लिपिड जो होते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट कर जाते हैं, और इनके एग्रीगेट करने की वजह से जो है ये लार्ज साइज़ के हो जाते हैं, और जब हम इनको कॉटन से फिल्टर करते हैं तो ये फिल्ट्रेट का पार्ट बन जाते हैं, ना कि एसिड सॉल्युबल के पार्ट होते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है, और इस एक्सेप्शन को आपको याद रखना है, ठीक है। अब इतनी बात हो गई कि भाई हमने बायोमॉलिक्यूल्स की बात की, हमने इसके जो है दो टाइप्स की बात की, एक बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स की बात की है, और एक जो है बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। इनके कुछ बेसिक से एग्जाम्पल्स हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इन एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना है। इसमें आपका सिंपल शुगर,
ठीक है। सिंपल शुगर, सिंपल शुगर में आप यहाँ पे लिख सकते हैं डाइसैकेराइड, सैकेराइड एंड आल्सो मोनोसैकेराइड, इस कैटेगरी में आ सकते। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड। इसके अलावा और क्या हो सकता है, अमाइनो एसिड के अलावा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, और क्या हो सकता है, न्यूक्लियोटाइड हो सकता है। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में क्या होते हैं, लिपिड होते हैं, बट ये ट्रू नहीं है, ये एक्सेप्शन है, इनको रखा गया है, ये लिपिड हो गए। लिपिड के अलावा और क्या हो सकता है आपका, प्रोटीन हो सकता है, और प्रोटीन के अलावा जो है आप कह सकते हैं कि पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड चेन हो गई। इसके अलावा क्या हो सकता है आपका, डीएनए और आरएनए हो सकता है। ये इतनी चीज़ें होती हैं, और इनके मैंने मॉलिक्यूलर वेट के बारे में आपको बता ही दिया। कुछ बच्चे जो है इन नामों को लेके बड़ा कंफ्यूज होंगे कि भाई ये तो पहली बार आ गया, क्या है न्यूक्लियोसाइड, क्या बला है न्यूक्लियोटाइड, क्या बला है। तो चलिए हम न्यूक्लियोसाइड के बारे में भी अभी चर्चा करते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक तो हमने जो है बायो मॉलिक्यूल्स की बात की, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ छूट गया था। हमने कहा था कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर किसी बच्चे के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को कैसे ऑब्टेन करें, आपने ऑर्गेनिक का तो बता दिया, ऑर्गेनिक में बायोमॉलिक्यूल्स का बता दिया कि भाई हमारी बॉडी में ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनसे हमारा बॉडी फॉर्म हुआ है, लेकिन जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको कैसे एनालिसिस करें, तो उनको एनालिसिस करने का जो तरीका है उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। वो भी एक सिंपल सा तरीका है, उसमें करना कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको बहुत ईजी लगेगा। आपको करना क्या है, आपको लेना है टिश्यू लेना है, ठीक है। अब ये टिश्यू का जो आपने टिश्यू लिया, इसका एक फ्रेश वेट होता है, इसका एक फ्रेश वेट होता है, आप सबको पता है, ठीक है। अब ये फ्रेश वेट हो गया, अब इसको आप क्या कर दीजिए, जो है सुखा दीजिए, ड्राई कर दीजिए। ड्राई करेंगे तो इसका जो वेट आएगा वो उसको बोलेंगे ड्राई वेट, ठीक है। हमें जो टिश्यू मिल गया वो ड्राई वेट का मिल गया। फिर अब अच्छा, ड्राई वेट के टाइम इसमें से क्या क्या चीज़ें बाहर आ गई, इसमें से दो चीज़ें बाहर आ गई। सबसे पहले इसमें से H2O बाहर आ गया। क्या बाहर आ गया, H2O, यानी जो भी इसके अंदर वाटर था वो सारा का सारा वाटर बाहर आ गया। फिर आपने सुखा दिया, सुखाने के बाद आप इसको कर दीजिए बर्न, और बर्न ऐसे वैसे नहीं करना है, कंप्लीटली बर्न करना है। कंप्लीटली बर्न करेंगे तो यहाँ पे जितने भी कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कह सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, और यहाँ पे आपको मिलेगा एस, जिसको आप बोलते हैं राख। अब इस एस में जो कंपाउंड्स होते हैं वो टोटली कैसे कंपाउंड होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल सी बात है, कुछ करना नहीं है। इसको बोलते हैं एस एनालिसिस टेक्निक बोलते हैं, जिसमें आपको टिश्यू लेना है, कोई भी टिश्यू लेना है। जैसे आपके खेत की कोई फसल, आपके फील्ड की कोई फसल है, उस फसल को आप ले लिए। पता चला आपने जो है धान की 10 किलोग्राम वेट का एक आपने बंडल बना लिया। उस बंडल को आपको क्या करना है, सुखा देना है, ड्राई कर देना है, सनलाइट में रख दीजिए, सूर्य के प्रकाश में, वो अपने आप ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने की कंडीशन में क्या होता है, उसमें से जो भी H2O मॉलिक्यूल होता है, यानी जो वाटर होता है, वो इवापोरेट हो जाता है और उसका एक हमको ड्राई वेट मिल जाता है। अच्छा, ये ड्राई वेट जो होता है फ्रेश वेट से हमेशा कम ही होगा, क्योंकि इसमें से वाटर निकल चुका है।
अब इस ड्राई वेट को आपको क्या करना है, कंप्लीटली बर्न करना है। कंप्लीटली बर्न करने का मतलब है कि तब तक आप इसको जलाते रहिए जब तक इसमें से धुआं निकलना बंद ना हो जाए। ध्यान दीजिएगा कि तब तक आपको जलाना है जब तक इसमें से धुआं निकलना बंद ना हो जाए। जब धुआं निकलना बंद हो जाएगा तो हमें मिलती है राख, इसको ऐश बोलते हैं। और कंप्लीटली बर्न करने पे कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। अब जो ऐश मिलता है इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। बेसिकली इसमें फास्फेट होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको मिलती हैं। ठीक है, तो ये है इनऑर्गेनिक का मैटर हो गया, ये आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए और इनसे मिलकर बनी हुई है हमारी बॉडी। तो हमने ऑर्गेनिक के बारे में पढ़ लिया, हमने इनऑर्गेनिक के बारे में पढ़ लिया, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने ब्रीफ डिस्कशन किया। अब बचता है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में हम नेक्स्ट जो है डिस्कस करेंगे ही करेंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे जो छूट रही है जो आपको जान लेना चाहिए, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में। तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। देखिए होता क्या है, एक शुगर होती है जिसको बोलते हैं राइबोज शुगर। ठीक है, क्या बोलते हैं, राइबोज, या फिर इसी का एक मेंबर और होता है इसी के जैसा, इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, ये शुगर हो गई। ये दोनों शुगर जब किसी जो है नाइट्रोजिनस बेस से जुड़ते हैं, नाइट्रोजिनस बेस से ऐड होते हैं, तो जो ऐड होकर के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और जब इसी न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट आके जुड़ जाता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, प्यूरीन होता है और एक दूसरा आपका होता है वो होता है आपका प्रिमिडीन होता है। प्यूरीन होता है और प्रिमिडीन होता है। प्यूरीन के जो है दो मेंबर होते हैं, एक एडेनिन होता है और एक ग्वानिन होता है। ठीक है, और प्रिमिडीन के तीन मेंबर होते हैं, साइटोसिन होता है, एक मेंबर साइटोसिन होता है, दूसरा मेंबर थायमिन होता है एंड फोर्थ मेंबर जो थर्ड मेंबर जो होता है वो होता है यूरेसिल। तो इनके बारे में हम आगे ज़्यादा डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप इतना जानते रहिएगा। व्हेन राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर attach bind with nitrogenous base then this unit is formed, इसको न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। और उसके बाद जो है अगर इसमें फास्फेट जुड़ रहा है तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। नाइट्रोजनस बेस में प्यूरीन और प्रिमिडीन दो यूनिट्स होती हैं। प्यूरीन के जो है दो अलग यूनिट्स होती हैं, एक एडेनिन होता है, एक ग्वानिन होता है। इसके अलावा प्रिमिडीन के तीन मेंबर होते हैं, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ठीक है, इस बाकी की चर्चा हम आगे करेंगे। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए और बहुत अच्छा करिए। स्थितियाँ जब अनुकूल होंगी तो आपके विद्यालय खुलेंगे, आप विद्यालय आएंगे और आप लोग डायरेक्ट जुड़ पाएंगे। लेकिन अभी जब तक विद्यालय बंद है तब तक ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ते रहिए और इन सारी चीज़ों को पढ़ते रहिए। ठीक है, और क्योंकि मैं लिखता रहता हूँ, मिटाता भी रहता हूँ, तो इसलिए जो है आपको जो चीज़ें मैं बताऊँ आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर आप आगे बढ़िए। अगर आपको कोई दिक्कत है या कोई समस्या आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक्स।